हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अब आपके बीच में भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं और टॉपिक वाइज आपको टॉपिक दिख गया होगा, स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व करके लेकर के चलेंगे। याद रखिएगा, अगर किसी में पार्ट 1 पार्ट 2 शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, जैसे इसमें पार्ट 1 यानी भारत के संवैधानिक इतिहास में कुछ पार्ट 1 या पार्ट 2 का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि भारत के संवैधानिक इतिहास में जो प्रश्न यहां है इससे बाहर अभी तक आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न कभी नहीं बनेंगे। यह मेरी गारंटी है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो आज से एकदम टॉपिक वाइज सिलसिलेवार तरीके से हम आपके बीच में प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो सभी लोग साथ में टेस्ट देने की व्यवस्था और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगी। और साथ ही साथ आप अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं तो एप्लीकेशन के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे तो हमारी सारी क्लासेस वहां पर आपको मिल जाएंगी एक साथ। तो भारत के संवैधानिक इतिहास पर आज हम आपको बीच में कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर के आए हैं। नमूना आपके सामने है। 1935 अधिनियम के दौरान भारतीय संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो आपको पता है अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। और अगर दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन है सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रेडक्लिफ थे। कौन थे? रेडक्लिफ थे। ऐसे ही 50 प्रश्नों का विशेष संग्रह भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित पॉलिटी का धमाकेदार टॉपिक है। यहां से हर एग्जाम में प्रश्न निश्चित तौर पर ही बनते हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे, अपनी संख्या में इंक्रीज करेंगे और अब बात करेंगे आज की सेशन की। चलिए, और अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और अगर स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए पहले क्वेश्चन का जवाब बताइए। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा या 1853 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा? तो देखिए इसका सही जवाब दीजिएगा कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। तो यह हुआ था 1919 के भारत, माफ कीजिएगा, 1900 एक सेकंड साथियों, यह कब हुआ था? 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। कब? 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। इस समय पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी और इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। क्या? मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। पहली बार हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है, यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे और उन्हीं को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये 1892 का जो अधिनियम है, पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। बजट पर यह प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिलेगा जरूर, बहस करने का अधिकार। तो बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया? 1892 के अंतर्गत। चलिए हम लोग बाद में बातें करते रहेंगे और वीडियो को आप लोग जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए, संख्या बढ़ाते रहिए। अब बात करेंगे आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। भारत में द्वैध शासक के जनक कौन है? भारत में द्वैध शासक का जनक कौन कहलाता है? किसमें? प्रांतों में मैकाले, हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो या लियोनेल कर्टिस।
तो बताइएगा प्रांतों में द्वैध शासन के जनक। तो आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन है? लियोनेल कर्टिस। कौन है? लियोनेल कर्टिस को प्रांतों में द्वैध शासक का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब आपको यहां से मिलान करना है और सही तरीके से प्रश्न का जवाब देना है कूट का प्रयोग करके। नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो चलिए बताइए, देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। तो दो को पहले से मिला दो, ठीक। और नेक्स्ट क्या है? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य, तो चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। कब? चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। नियंत्रक परिषद की स्थापना पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। गवर्नर्स परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई थी। यह है 4। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 2, 1, 3, 4। देख लो 21, 34 जहां लिखा है वह आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहां पर? कलकत्ता में। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। सर एलिजा इम्पे उसके प्रथम न्यायाधीश थे। और नियंत्रक परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलर्स की स्थापना पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत की गई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आजादी चार्टर्ड एक्ट यानी राजलेख 1833 के अंतर्गत मिली। और विधि सदस्य यानी कानूनी सदस्य के रूप में जो पहली नियुक्ति हुई थी वह हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? 1919 के भारत शासन अधिनियम से, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, या 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। तो बाल्कन प्लान, डिक्की प्लान, इस्बा प्लान, इसी को कहते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, ठीक। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देंगे साथियों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्क्राइब किया था, तो इसका जवाब सबको सही देना होगा कि किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? भारत शासन अधिनियम 1909, माफ कीजिएगा 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो बताइए कौन से अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? तो भैया भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन, कहां? प्रांतों में, ठीक। यहां से मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन सिद्धांत बनाया गया, निर्वाचन प्रणाली बनाई गई, निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया मुस्लिमों के लिए। भारत परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार बजट पर बहस करने की शक्ति और
पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। किसके अंतर्गत? भारत परिषद अधिनियम 1892। देखिए सेशन जो चलने वाला है यह आज से स्टार्ट हो चुका है। यह आप सभी के हौसलों से डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस अंजाम तक पहुंचाएंगे। मतलब आप अपनी संख्या को मेंटेन रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस भारत के संवैधानिक इतिहास से लेकर लास्ट तक मैं संपूर्ण पार्ट्स को आपके बीच में लेकर के प्रस्तुत करूंगा। लास्ट तक कितना भी टाइम लग जाए लेकिन कंटिन्यू हमारे साथ आपको बने रहना है रात को ठीक 8 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? यानी केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन कौन सी अधिनियम में किया गया? यह आपको जवाब देना होगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए साथियों प्रश्न समझिएगा, क्या शक्तियों का विभाजन? तो पहली बात, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों को स्वायत्तता प्रदान किया गया, राज्यों को स्वतंत्र कर दिया गया और उनके लिए अलग शक्तियां और केंद्र के लिए अलग शक्तियां। यानी इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। और जो अपशिष्ट शक्तियां बची वह गवर्नर जनरल को दे दिया गया। संघ की शक्तियां अलग, राज्य की शक्तियां अलग और अपशिष्ट शक्तियां पावर जो अलग पावर था वो किसको प्रदान किया गया? गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। यह ऐसा भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको जवाब देना होगा। अब आप क्या करते हैं, जब आपके ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होता तो आप 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज करने का प्रयास करते हैं और अक्सर आप यही प्रश्नों को गलत करते हैं। अक्सर प्रश्नों को आप यहीं पर गलत करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक, तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। इसका मतलब है इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसी के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया, इसी के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया और इसी के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना भी की गई। 8 नंबर क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दे दी गई थी? चलिए बताइए। बहुत, देखिए साथियों आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं और बहुत ही शानदार तरीके से थोड़ा तेज हम आपको लेकर के चल रहे हैं। क्या 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान पालिका को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। तो ये तो अभी मैंने देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन आपस में संबंधित हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बता देना चाहिए कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में जो अपशिष्ट शक्तियां थी वह किसको दी गई थी? गवर्नर जनरलों को। संघीय न्याय विधान पालिका को अलग शक्तियां दी गई थी, प्रांतीय विधान पालिकाओं को स्वतंत्र किया गया था, स्वायत्तता प्रदान की गई थी और अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को
अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833, 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ऐसा वह कौन सा अधिनियम है जिसमें अपने भारतीय को कुछ प्रशासन में हिस्सा लेना? तो 1853 के अंतर्गत क्या हुआ, एग्जाम कराए गए और उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है सत्येंद्र प्रसाद टैगोर या सत्येंद्रनाथ टैगोर क्या हुआ, भारत के प्रथम आईएएस अधिकारी बने, प्रथम आईसीएस अधिकारी बने। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? प्रश्न समझिएगा, यह प्रश्न आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम, जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? चार्टर एक्ट यानी 1813 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? जवाब आप दें, फिर मैं इसके बारे में आपको कुछ शानदार सी चीजें बताने वाला हूं। चलिए एक बार आप लोग शेयर भी कर दीजिए, अपनी संख्या को बढ़ाते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन मैं शुरू कर चुका हूं। आज से मैंने आपको बताया था कि उस दिन जब आप मेरे क्लास में संख्या 650-700 के आसपास हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए तोहफे के स्वरूप में बहुत बड़ी चीज़ ला रहा हूँ। ये सेशन यही साथियों कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने पूरे सब्जेक्ट का रिव्यू कर सकें, और चैप्टर वाइज प्रश्नों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग भारतीय संवैधानिक इतिहास की बात कर रहे हैं, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए क्या हुआ कि 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी की संपूर्ण व्यापार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह क्या था? 1813 का चार्टर अधिनियम। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम में व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या? व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अंशतः तो यही समाप्त किया गया था, सिर्फ चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार छोड़ा गया था, बाकी सब कुछ छीन लिया गया था कंपनी से। लेकिन यहां पर 1833 में व्यापारिक एकाधिकार क्या किया गया? पूर्णतः समाप्त कर लिया गया। पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार क्या किया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा से अलग हुआ? अच्छा, थोड़ा मिसप्रिंट है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? बताइए, वर्मा भारत से अलग हुआ, कब अलग हुआ? जल्दी से बताएंगे। किस अधिनियम के माध्यम से वर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सोचिए कितनी बेहतरीन और शानदार प्रश्नों की मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। ऐसे प्रश्न जहां से आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो वर्मा भारत से अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। वर्मा भारत से कब अलग हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। साथियों, आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो आप पढ़ रहे हो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी, लेकिन आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हम लोग बात करेंगे आज के सेशन का 12 नंबर क्वेश्चन। अंतरिम सरकार यानी 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? जोगेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली खां,
गजाफर अली खां या रफी अहमद किदवई। तो जो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो इसमें से ऐसा वह कौन सा व्यक्ति है जो मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? तो जल्दी से बताइए। जोगेंद्रनाथ मंडल, लियाकत अली खां, गजाफर अली खां। देखिए, रफी अहमद किदवई मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, लेकिन ज्यादातर लोग जो जोगेंद्रनाथ मंडल को टिक करते हैं वो सोच लेते हैं यार मुस्लिम लीग इसका मतलब नहीं कि सभी उसमें मुस्लिम ही लोग हैं। मुस्लिम लीग एक ग्रुप का नाम है, बाकी सदस्य तो उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। तो मुस्लिम लीग में एक इसमें से कौन मुस्लिम लीग में सदस्य नहीं थे? तो रफी अहमद किदवई नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आप दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्लीज। यह सेशन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, रेडक्लिफ, लॉरेंस या माउंटबेटन। तो सीमा आयोग का गठन किया गया था भारत और पाकिस्तान के सीमा के निर्धारण के लिए। इसीलिए अब आप खुद समझ सकते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष रेडक्लिफ महोदय ही थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का आवंटन चल रहा था, तो सीमा के आवंटन के लिए जो सीमा आयोग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ थे। ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, यह क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। कौन से मिशन के? क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। क्या थे? क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? बताइए। भारत में जो राज्य सचिव का पद था वह किस अधिनियम के द्वारा आया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मांचोगिट चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो बताइए भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो आप कहेंगे किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए, जब 1857 की भीषण क्रांति हो जाती है, उस क्रांति के बाद कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त करके क्या किया गया? सीधे सीधे ब्रिटेन क्राउन का शासन हुआ, इंग्लैंड से शासन शुरू हुआ और महारानी विक्टोरिया उस समय थी, आपको पता होगा। तो वहां से क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1858 पेश किया गया और उसमें भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय मतलब राजा के उत्तराधिकारी पद का सृजन किया गया और साथ ही भारत का संपूर्ण रिपोर्ट इंग्लैंड में देने के लिए एक राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, जो भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की, 1919 की, 1904 की या 1858 की? इसका तो आप सबको पता होना चाहिए। जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वह कब आई थी? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, 1904 में कुछ हुआ नहीं था, भारत परिषद अधिनियम 1858। तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात कब हुई थी? 1935 में। प्रांतीय स्वायत्तता की बात 1935 में। चलिए बात कर लेते हैं आज के सेशन का 17 नंबर क्वेश्चन। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब किया गया था? 1919 में, 1919 में, 9 में, 35 में या इनमें से कोई नहीं। तो संघीय प्रणाली की शुरुआत
कौन से अधिनियम में देखने को मिलती है? तो जल्दी से आप लोग जवाब देंगे कि भारत में संघीय प्रणाली की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से प्रदर्शित होती है? तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। यहां लिख लो 1935। क्यों? क्योंकि 1935 में ही राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और राज्य और संघ नामक दो चीजें स्पष्ट तौर पर सामने देखी गई। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, याद रखिएगा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में नहीं, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देंगे जल्दी से सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देंगे कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? बहुत सही। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत सही साथियों। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? चलिए, कब से हुई? 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार 1919 में या कैबिनेट मिशन 1946 में? क्या अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल था? बताइए। यह शामिल था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही माध्यम से बहुत सारी चीजें आपके भारत के मूल संविधान में लिया गया है। यहां से बहुत सारी चीजों को मूल संविधान में उठाया गया है। चलिए आप लोग जवाब देंगे। आज के सेशन का 20 नंबर क्वेश्चन, आपको मिलान कराना है। आपको क्या कराना है? मिलान कराना है। जल्दी से बताइए। देखिए 1919 मैं आपको मिलान करके दे रहा हूं। एक एक चीज देखिए, याद नहीं करिएगा। 1858 में क्या हुआ? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। लो भाई, क्या हुआ? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। ये क्या है भाई? कुछ इसमें गड़बड़ी समझ में आ रही है हमको। – 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। ये नहीं होगा। यहां पे भारत शासन अधिनियम नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए चार्टर एक्ट। क्या होना चाहिए? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत किसका? सती प्रथा का अंत किया गया था। तो आप देखेंगे 3, 2, 4, 2, 5, 32, 425। इसका ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है साथियों। तो पहले का ये हो गया, दूसरे का पहला हो गया क्या? हाँ सॉरी, 3, 1, 4, 2, 5, 31, 425। बहुत सही, समझ रहे हैं ना? देखिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन,
भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत सती प्रथा का अंत और भारतीय अधिनियम 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देख पा रहे होंगे मार्ले मिंटो सुधार संप्रदाय क्या है, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है, भारत शासन अधिनियम 1935 स्वशासन सही है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन सही है, साइमन कमीशन भारत का विभाजन, भारत शासन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया गया था। साइमन कमीशन तो आया था 1919 के रिपोर्ट को चेक करने के लिए। बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए, शानदार क्वेश्चन है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने के लिए निम्न में से कौन सी योजना जानी जाती है, बताइए। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या वेलेल योजना? बताइए कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना को ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका अंतर्गत शासन चलाया जाएगा? यह तो पढ़ा होगा ना कि भारत का संविधान लागू होने तक किसके अंतर्गत शासन चलाया जाएगा। कौन शासन चलाएगा? भारतीय नेताओं के परामर्श से कानून बनेगा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार चलेगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा चलेगा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं चलाया जाएगा। प्रश्न क्या है कि जब तक भारत का संविधान बनकर लागू नहीं हुआ तब तक भारत में 1935 के अनुसार शासन चलाया जाएगा। किसके अनुसार? 1935 के अनुसार। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि आज से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है आपका, और क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। बताइए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण सही नहीं। इससे क्या मतलब है भैया? कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों के समूहीकरण से क्या मतलब? चलिए बताइएगा। आज के सेशन का 25वां नंबर क्वेश्चन 1946 का, कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? बताइए कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। लॉर्ड एमरी नहीं थे। कौन नहीं थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स थे। ठीक है, क्रिप्स क्या थे? इसके प्रेसिडेंट थे। भैया लॉर्ड एमरी नहीं थे यार, लॉर्ड एमरी थोड़ी ना थे। चलिए तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसमें ब्रिटेन के 3 प्रधानमंत्री थे। तो साथियों आज की हम लोग आधे पड़ाव पर आ चुके हैं, तो प्लीज एक बार आप लोग जम के वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी संख्या में व्यापक वृद्धि हो सके, हमारा उत्साह बढ़े। मैंने आपको कहा ना कि आप लोग कितना पढ़ना चाहते हैं, यह आपके उत्साह के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए बता दीजिए आज के सेशन का 26 नंबर क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था क्या? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। बताइए।
तो देखिए भैया, राज्यों की जो स्वायत्तता थी वह भारत शासन अधिनियम 1935 में दी गई। ये प्रांतों में जो दोहरा शासन था, यही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना से संबंधित है। यह कब हुआ था? 1919 में। हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग, यह मार्ले मिंटो सुधार 1909, और राज्यों को वीटो शक्ति, यह 1861 का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए। 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था? बताइए। क्या है कि 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किसका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भैया मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का पहली बार यहाँ पे जिक्र किया गया। ये द्वैध शासन प्रणाली आई थी 1919 में। संघीय व्यवस्था की बात आई थी 1935 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब देते रहिए। लेकिन साथियों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, संख्या आपके बढ़ने रही, मजा नहीं आ रहा है। चलिए 27 के बाद 28, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ये मार्ले कौन थे? यह मार्ले थे राज्य सचिव। भारत में राज्य सचिव, इस पद का सृजन कब किया गया था? 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ये मिंटो कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे। और यह बिल कब पास हुआ था? 1909 में। इतना तो आपको पता है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना? इतना तो आपको पता ही है, आप इसका जवाब सही देंगे। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था ना, वह पृथक निर्वाचन प्रणाली का विकास करना था। क्या? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक समझ रहे हैं ना? पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या? मार्ले मिंटो सुधार का जो संबंध है वह पृथक निर्वाचन प्रणाली से ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है, इसको आराम से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। क्या है? साम्राज्ञी विक्टोरिया ने सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखिए, बहुत सी चीज दिए जाने का आश्वासन किया। क्यों किया था भैया? क्योंकि उस समय ना 1857 की क्रांति हो चुकी थी, मन में डर बहुत ज्यादा था, तो आश्वासन तो देंगे ही देंगे। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा का समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो कौन सी बात पूरा करने की बात की थी? तो आप कहेंगे भारतीयों के धार्मिक विश्वास से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए एक बार वीडियो को शेयर करके। महारानी विक्टोरिया को भारत की प्रथम सामग्री ऐसा होगा भाई, नहीं होगा। नियुक्त किया गया कब? 1885 में, 1875 में, 1866 में, 1858 में। तो बताइए महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो आप कहेंगे सर 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया था, जब
वायसराय के पद का सृजन किया गया। अब क्या हुआ था, कंपनी के शासन को पूर्णतः बंद करके सीधे ब्रिटेन की महारानी का शासन यहाँ पर स्थापित हुआ और इसीलिए उसको भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया भैया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एडमेंट 1781 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट। तो भैया बताइए कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। तो आप कहेंगे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। चलिए 33 रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। 1773 में, 71 में, 85 में या 93 में। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। बहुत सही, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। कल हम लोग संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया पर बात करेंगे। हम लोग अब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया और साथ ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में और बिहार, उड़ीसा और मुंबई को बंगाल के अधिपत्य कर दिया गया और धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्था की ओर एक व्यापारिक कंपनी बढ़ी और पहली बार कंपनियों के लिए लिखित संविधान जैसा प्रारूप पेश किया गया था। कब। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। तो ऐसा वह कौन सा अधिनियम है जिसमें गवर्नर जनरल यानी वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। बताइए साथियों। तो आप कहेंगे सर भारत परिषद अधिनियम। बहुत सही साथियों, बहुत सही जवाब दे रहे हो। एक बार और शेयर करो। भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया। राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जॉन मथाई या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन। मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36। 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे। सर जॉन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस मैकाले, क्रिप्स मैकाले, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 1946 में जो आपका आया था कैबिनेट मिशन, उसके सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन नाम याद रखिएगा क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अक्सर आते हैं। तो कौन कौन थे। एबी अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। 3 लोग ही तो आए थे। चलिए 37 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। बहुत सही। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था। 1781 में आया था। क्यों जरूरत पड़ी। तो जरूरत तब पड़ी जब 1773 के
रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की शक्ति भी बढ़ाई गई और साथ में न्यायालय की स्थापना कर दी कलकत्ता में। तो दोनों में आपसी मतभेद पैदा हुआ, शक्ति किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो सेटल करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए, किसके कमियों को दूर करने के लिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। चलिए भैया 38 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। भैया देश के लिए लिखित संविधान, यह 1935 में कहां था, विधानमंडल के निर्वाचित जवाबदेही प्रतिनिधि था, एक संघ की योजना पर विचार था, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना ये भी था, लेकिन क्या नहीं था, एक लिखित संविधान की बात तो नहीं थी। मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आई, एक लिखित संविधान की बात 1935 के भारत शासन अधिनियम में कहां थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दीजिएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। 1919 के जो भारत शासन अधिनियम आया था, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही जवाब चुनिए। तो देखिए साथियों, यह जो पृथक निर्वाचन की बात है, यह हुआ 1909 में, यह हुआ 1935 में। तो 1919 में सिर्फ एक ही चीज हुआ, वह है ऑप्शन ए, क्या, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना। बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त की गई। बताइए इसका सही जवाब क्या है। बहुत सही। क्या कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताएंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए क्या है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यह क्या है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो बजट व्यवस्था का शुभारंभ, देखिए बजट व्यवस्था का शुभारंभ भारत में 18 फरवरी 1860 को हुआ। इस समय कौन था, वायसराय कौन था, तो इस समय वायसराय थे कौन, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन थे भैया, तो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग महोदय। लेकिन अब बजट कौन पेश किया, जिसको भारत में बजट का जन्मदाता कहा जाता है, तो भारत में बजट का जन्मदाता कहा जाता है जेम्स विल्सन को। किसको, जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में बजट का जन्मदाता जेम्स विल्सन। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। डॉक्टर सी गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस कृष्णा या जगजीवन राम। तो आपसे पूछा है कि जो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें से सब कौन सा व्यक्ति है जो उसका सदस्य नहीं था। उसके सदस्य नहीं थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए
एक बार और शेयर करिएगा। और कल संवैधानिक सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया में जरूर उपस्थित होइएगा साथियों, क्योंकि धमाकेदार सेशन अब मैंने शुरू कर दिया है टॉपिक वाइज। अब बात करेंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे वीएन राव, बीआर अंबेडकर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तेग बहादुर सप्रो। तो ये तो पता ही होगा कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, या 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो भैया ये जो द्विसदनी है ना, यह बनाई गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। कब? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट और 45 नंबर क्वेश्चन। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? भारत में जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, वह किस अधिनियम से माना जाता है? तो चार्टर अधिनियम 1813, 1833, 1853 या 1852 का भारत परिषद अधिनियम। तो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब से माना जाता है? बताइए। तो आप कहेंगे सर भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम से मानी जाती है, और इसी के अंतर्गत भारत में बजट पर बहस करने की शक्ति भी दी गई थी। भारत में बजट पर बहस करने की शक्ति भी दी गई थी। तो चलिए जवाब दीजिएगा आज के सेशन का 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट या 1833 का। मतलब अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों पर के पदों को भरा जाएगा, ऐसी व्यवस्था चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत हुई, और सत्येंद्र नाथ टैगोर उसी में आईसीएस या आईएएस बनने वाले प्रथम भारतीय भी बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब आपको देना होगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो किस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। साथियों एक बार सब लोग शानदार और जबरदस्त तरीके से वीडियो को रिकॉल करते हुए शेयर करेगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों तक ये हमारी चीजें पहुंचे। और कल संविधान सभा पर हम लोग डिस्कस करेंगे, संविधान सभा से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले आपके एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के सेशन का 48 नंबर क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, मिंटो या लॉर्ड मैकाले? तो बताइए विधि आयोग की स्थापना या गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त किया गया?
अंशतः और पूर्णतः का मतलब है, आप देखे होंगे कि 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन वह चीन के साथ और पूर्वीय देशों के साथ व्यापार कर सकता था। लेकिन 1833 में उसके संपूर्ण व्यापार को समाप्त कर दिया गया, यानी 1813 में अंशतः और 1833 में पूर्णतः समाप्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1833 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1833 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 74 में की गई थी, और इसके सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना कलकत्ता में की गई थी, इसकी जो जज बने थे वह थे सर एलिजाह इम्पे। कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। ठीक है ना? तो साथियों बहुत ही शानदार तरीके से ये रहा आज के सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे, भारत की संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित समितियों को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विश्वसनीय चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, और स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। फिर मिलते हैं कल ठीक 8 बजे।